नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशनल समरीज चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो हमें यह सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी जिंदगी को आकार देती है। पीटर हॉलिंस की किताब कंट्रोल योर थॉट्स, मास्टर योर माइंडसेट हमें दिखाती है कि अगर हम अपने विचारों को सही दिशा दे दें तो हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं और अपनी असली क्षमता को जगाकर हर चुनौती को जीत सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी में अक्सर हम अपने हालात को दोष देते हैं, किस्मत को कोसते हैं या दूसरों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे विचार ही हमारे हालात गढ़ते हैं। अगर सोच नकारात्मक है तो रास्ते बंद दिखते हैं, लेकिन अगर सोच सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण है तो हर मुश्किल एक अवसर में बदल जाती है। यही सोच की शक्ति हमें इंटेंशनल थिंकिंग से मिलती है। मतलब अपनी सोच को बेतरतीब बहने नहीं देना, बल्कि उसे जागरूक होकर एक निश्चित दिशा देना। तो चलिए, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटेंशनल थिंकिंग की ताकत आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकती है। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल मोटिवेशनल समरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अध्याय 1, इंटेंशनल थिंकिंग की शक्ति। पीटर हॉलिंस की किताब कंट्रोल योर थॉट्स, मास्टर योर माइंडसेट का सबसे गहरा और शक्तिशाली विचार है इंटेंशनल थिंकिंग, यानी इरादतन सोच। हम में से ज्यादातर लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे ही सोचते रहते हैं, जैसे मन में बिना नियंत्रण के हजारों विचार आते जाते रहते हैं। यह सोच ऑटोमेटिक होती है, जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। इसी को हॉलिंस अनइंटेंशनल थिंकिंग कहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वही अनजाने विचार धीरे धीरे हमारी आदतें, हमारा रवैया और हमारी जिंदगी की दिशा तय कर देते हैं। इंटेंशनल थिंकिंग का मतलब है अपनी सोच पर पूरा नियंत्रण रखना और हर विचार को सजगता से चुनना। यह ऐसा है जैसे कोई चालक अपनी गाड़ी खुद चलाता है और उसे उस मंजिल तक ले जाता है जहां वह पहुंचना चाहता है। अगर गाड़ी बिना चालक के चलती रहे तो पता नहीं किस खाई में गिर जाए। ठीक वैसे ही अगर हमारा मन बिना दिशा के चलता रहे तो यह हमें तनाव, नकारात्मकता और असफलता की ओर खींच ले जाता है। इस किताब में लेखक कहते हैं कि इंटेंशनल थिंकिंग की ताकत आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल सकती है। जब आप किसी भी परिस्थिति में सोच समझकर विचारों का चुनाव करते हैं तो आप अपने भावनाओं, निर्णयों और कार्यों को भी नियंत्रित करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह उठकर अपने आप से कहते हैं आज का दिन बहुत कठिन होगा, तो पूरा दिन आपके लिए वैसा ही बनेगा। वहीं अगर आप सचेत होकर तय करते हैं आज मैं सकारात्मक रहूंगा और हर चुनौती को अवसर की तरह लूंगा, तो आपका दिन पूरी तरह अलग अनुभव देगा। यही फर्क इंटेंशनल थिंकिंग पैदा करता है। इंटेंशनल थिंकिंग की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपको विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकालकर क्रिएटर माइंडसेट देता है। विक्टिम माइंडसेट वाला व्यक्ति हर चीज के लिए हालात, किस्मत या दूसरों को दोषी मानता है। वह कहता है मेरे पास विकल्प ही क्या है। लेकिन इंटेंशनल थिंकिंग अपनाने वाला इंसान कहता है मैं तय करूंगा कि इस परिस्थिति में मुझे कैसे सोचना है और क्या कदम उठाना है। इस बदलाव से इंसान अपने जीवन का निर्माता बन जाता है। हॉलिंस इस बात पर जोर देते हैं कि इंटेंशनल थिंकिंग कोई प्राकृतिक वरदान नहीं है, बल्कि यह अभ्यास से विकसित की जाने वाली आदत है। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है क्योंकि हमारा मन आदतन भटकता है, पर जैसे ही हम ध्यानपूर्वक यह देखना शुरू करते हैं कि हमारे मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं, हम धीरे धीरे उन्हें दिशा देना सीख जाते हैं। किताब बताती है कि हर बार जब आप किसी नकारात्मक विचार को पकड़कर उसे सकारात्मक में बदलते हैं तो आप अपने दिमाग को रिवायर कर रहे होते हैं। इंटेंशनल थिंकिंग का दूसरा पहलू है लक्ष्य आधारित सोचना। बहुत बार लोग सोचते तो हैं, लेकिन बिना लक्ष्य के। वे बस दिन भर वही दोहराते हैं जो कल किया था। इंटेंशनल थिंकिंग का अभ्यास हमें याद दिलाता है कि हर विचार को किसी उद्देश्य से जोड़ो। अगर आपका लक्ष्य बेहतर स्वास्थ्य है तो सोचिए आज मैं क्या खाऊंगा जो मेरी सेहत के लिए सही होगा। अगर आपका लक्ष्य वित्तीय स्वतंत्रता है तो सोचिए मैं अपने खर्च और आय को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं।
इस तरह जब सोच लक्ष्य से जुड़ती है तो धीरे धीरे कार्य भी उसी दिशा में बदलते हैं। इस प्रक्रिया का एक और लाभ है भावनात्मक नियंत्रण। ज्यादातर समस्याएं तब पैदा होती हैं जब हम अपने गुस्से, डर या तनाव को बिना सोचे समझे अपनी प्रतिक्रिया तय करने देते हैं। इंटेंशनल थिंकिंग हमें यह सिखाती है कि प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें, सोचें और तय करें कि सबसे समझदारी भरा कदम क्या होगा। यह न केवल रिश्तों को बेहतर बनाता है बल्कि आत्मविश्वास और धैर्य भी देता है। किताब में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। इंटेंशनल थिंकिंग हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाती है। यानी आप जहां हैं पॉइंट ए और जहां पहुंचना चाहते हैं पॉइंट बी, उसके बीच की यात्रा आपकी सोच की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अगर आपके विचार बिखरे और नकारात्मक हैं तो आप हमेशा वहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप सजग होकर सकारात्मक, स्पष्ट और लक्ष्यपूर्ण सोचेंगे तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी उस दिशा में बदलने लगेगी। इंटेंशनल थिंकिंग की शक्ति को अपनाने का व्यावहारिक तरीका यह है कि आप दिन की शुरुआत और अंत दोनों समय कुछ मिनट सचेत होकर अपने विचारों पर ध्यान दें। सुबह अपने आप से पूछें, आज मैं कौन से विचार चुनना चाहता हूं जो मुझे मेरे लक्ष्यों के करीब ले जाए। और रात को पूछें, आज मैंने किन विचारों को अपनाया और उनसे मेरी जिंदगी पर क्या असर पड़ा। यह छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे आपके दिमाग की वायरिंग बदल देगा। अंत में पीटर हॉलिंस हमें यह याद दिलाते हैं कि इंटेंशनल थिंकिंग कोई असाधारण कला नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे चुनावों का अभ्यास है। जब हम यह तय कर लेते हैं कि हमें अपने विचारों के मालिक बनना है तो हम धीरे धीरे अपनी भावनाओं, आदतों और भाग्य के भी मालिक बन जाते हैं। यही है इंटेंशनल थिंकिंग की असली शक्ति। यह हमें अपने जीवन का सचेत चालक बना देती है और हम जहां जाना चाहें वहां पहुंच सकते हैं। संक्षेप में, इंटेंशनल थिंकिंग का मतलब है हर विचार को सजगता और उद्देश्य के साथ चुनना। यह हमें हालात का गुलाम नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का निर्माता बना देता है। यही वह सोच है जो असली फ्रीडम और सक्सेस की ओर ले जाती है। अध्याय 2, नेगेटिव सेल्फ टॉक पर काबू। पीटर हॉलिंस की किताब कंट्रोल योर थॉट्स, मास्टर योर माइंडसेट का दूसरा बेहद अहम पहलू है नेगेटिव सेल्फ टॉक को रोकना और उस पर नियंत्रण पाना। हमारे भीतर दिन रात एक आवाज चलती रहती है जिसे सेल्फ टॉक कहते हैं। यह वही आंतरिक बातचीत है जो हम अपने आप से करते हैं। यह बातचीत कभी हमें प्रोत्साहित करती है तो कभी हमें कमजोर कर देती है और ज्यादातर समय दुर्भाग्य से यह आवाज नकारात्मक होती है। सोचिए, जब आप किसी परीक्षा में असफल हो जाते हैं या किसी प्रोजेक्ट में गलती कर बैठते हैं तो आपके मन में सबसे पहले कौन सी बातें आती हैं? अक्सर हम खुद से कहते हैं, मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा असफल ही रहूंगा। यही है नेगेटिव सेल्फ टॉक। यह न सिर्फ हमारे आत्मविश्वास को खत्म करती है बल्कि हमें बार बार डर और असफलता के जाल में फंसा देती है। पीटर हॉलिंस बताते हैं कि यह नकारात्मक आवाज वास्तव में सच नहीं होती बल्कि यह हमारे पुराने अनुभवों, डर और समाज से मिले संदेशों का नतीजा होती है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, तुम इसमें अच्छे नहीं हो, या यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। धीरे धीरे ये बातें हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं और हर चुनौती के समय हमारी अंदरूनी आवाज बनकर उभरती है। नेगेटिव सेल्फ टॉक की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की तरह काम करती है। यानी अगर आप बार बार खुद से कहते हैं मैं यह नहीं कर सकता, तो आप वास्तव में कोशिश भी आधे मन से करेंगे और नतीजे में असफल हो जाएंगे। यह असफलता फिर उस नकारात्मक विश्वास को और मजबूत कर देती है। ऐसे चक्र से बाहर निकलना मुश्किल लगता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हॉलिंस बताते हैं सेल्फ टॉक को बदला जा सकता है और जब हम अपने भीतर की भाषा बदलते हैं तो हमारी सोच, भावनाएं और काम करने का तरीका भी बदल जाता है। तो सवाल यह है कि नेगेटिव सेल्फ टॉक पर काबू कैसे पाया जाए? किताब इसके लिए कुछ व्यावहारिक उपाय देती है। 1. अवेयरनेस, पहचानना ही पहला कदम है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे भीतर लगातार चलने वाली बातचीत हमें कहां ले जा रही है। जब भी आप खुद से कहते हैं मुझसे नहीं होगा या मैं असफल हूं, तो उसे पकड़िए।
लिख लीजिए कि आपके मन में कौन सी नकारात्मक बातें बार बार आती हैं। केवल पहचानना ही बदलाव की शुरुआत है। 2. रिफ्रेमिंग, नकारात्मक को सकारात्मक में बदलना। हॉलिंस बताते हैं कि नेगेटिव सेल्फ टॉक को रोकने का सबसे आसान तरीका है उसे रिफ्रेम करना। उदाहरण के लिए, मैं इसमें कभी अच्छा नहीं हो पाऊंगा को बदल कर कहिए, मैं अभी सीख रहा हूं और धीरे धीरे बेहतर हो जाऊंगा। यह बदलाव छोटा लगेगा, लेकिन यह आपके अवचेतन मन को एक नया संदेश देता है। 3. एफर्मेशंस, नए विश्वास बनाइए। पॉजिटिव एफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य हमारे मन को धीरे धीरे रिप्रोग्राम करते हैं। हर दिन अपने आप से कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं अपनी गलतियों से सीखता हूं, मैं जो चाहता हूं उसे हासिल करने की ताकत रखता हूं। शुरुआत में यह अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इन्हें सच मानने लगेगा। 4. एविडेंस ढूंढिए, हकीकत को देखें। बहुत बार हमारा नेगेटिव सेल्फ टॉक तथ्यों पर आधारित नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर आप कहें मैं हमेशा असफल होता हूं, तो सोचिए, क्या यह सच है? क्या आपने कभी किसी काम में सफलता नहीं पाई? जाहिर है ऐसा नहीं है। अपने अतीत में ढूंढिए जहां आपने सफलता हासिल की है और खुद को याद दिलाइए कि मैं कर सकता हूं। 5. कंपैशन, खुद से दया और प्यार से पेश आए। हॉलिंस कहते हैं कि हम दूसरों से बहुत नरमी से पेश आते हैं, लेकिन अपने आप से बेहद कठोर। अगर कोई दोस्त गलती करता है तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, अगली बार बेहतर करोगे। लेकिन जब हम खुद गलती करते हैं तो कहते हैं तू हमेशा गड़बड़ करता है। अब से सोचिए, अगर मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त होता तो मैं खुद से क्या कहता? यही सेल्फ कंपैशन नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव सेल्फ टॉक में बदल देता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक पर काबू पाने का सबसे बड़ा असर यह होता है कि हमारी सेल्फ इमेज यानी हमारी खुद की नजर में हमारी पहचान बदल जाती है। जब हम अपने बारे में सकारात्मक सोचते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मविश्वास के साथ हम और बड़े कदम उठाते हैं। ये बड़े कदम हमें सफलता दिलाते हैं और ये सफलता फिर हमारे आत्मविश्वास को और मजबूत करती है। पीटर हॉलिंस का संदेश साफ है, अगर आप अपने सेल्फ टॉक को बदल देते हैं तो आप अपनी जिंदगी बदल देते हैं, क्योंकि असल में हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता बनाती है। अगर हम खुद से लगातार नकारात्मक बातें करेंगे तो पूरी जिंदगी नकारात्मक ही लगने लगेगी। लेकिन अगर हम अपने भीतर की आवाज को सकारात्मक और सशक्त बना देंगे तो पूरी दुनिया हमें नए अवसरों से भरी नजर आएगी। इसलिए याद रखिए, नेगेटिव सेल्फ टॉक आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपका सबसे सच्चा साथी। जब आप अपनी आंतरिक आवाज पर काबू पा लेते हैं तो आपकी जिंदगी की दिशा भी बदल जाती है। अध्याय 3, मेंटल हैबिट्स का निर्माण। मानव जीवन में आदतों की शक्ति इतनी गहरी होती है कि वे हमारे भविष्य को तय करती हैं। जैसे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए रोजमर्रा की आदतें जिम्मेदार होती हैं, वैसे ही हमारे मानसिक स्वास्थ्य और हमारी सोच की गुणवत्ता को हमारी मानसिक आदतें तय करती हैं। हम चाहे सफलता की ओर बढ़ रहे हों या असफलता की ओर खींच रहे हों, इसका मूल कारण हमारी सोचने की आदतें ही होती हैं। पीटर हॉलिंस अपनी किताब कंट्रोल योर थॉट्स मास्टर योर माइंडसेट में यही बताते हैं कि हमें अपनी मानसिक आदतों को सचेत रूप से गढ़ना चाहिए, क्योंकि यही आदतें ये तय करती हैं कि हम चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे, कठिनाइयों में कितना टिक पाएंगे और सफलता के अवसरों को कैसे पहचानेंगे। किसी भी स्थिति में हमारी पहली प्रतिक्रिया हमारे दिमाग में जमी पुरानी आदतों से निकलती है। अगर हमारा दिमाग हर बार नकारात्मकता, डर और आलस्य की ओर भागता है तो ये इसलिए नहीं कि हम चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि यह हमारी बनी हुई आदत है। ठीक उसी तरह अगर कोई इंसान हर हालात में आशावादी, धैर्यवान और आत्म अनुशासित रहता है तो यह भी उसकी सोचने की आदत का ही परिणाम है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी मानसिकता कोई जन्मजात स्थायी चीज नहीं है, बल्कि इसे बदला जा सकता है। अच्छी मानसिक आदतों का निर्माण करके हम खुद को नया रूप दे सकते हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत छोटे छोटे अभ्यासों से होती है। जब हम हर दिन खुद को याद दिलाते हैं कि हमें आभारी होना है, हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचना है, टाल मटोल नहीं करना है और फोकस्ड रहना है, तो धीरे धीरे ये बातें हमारे दिमाग में गहराई से जमने लगती हैं।
शुरुआत में यह कठिन लगता है क्योंकि पुरानी सोच बार बार वापस खींचने की कोशिश करती है। लेकिन जितना अधिक आप अपने नए पैटर्न को दोहराते हैं, उतना ही यह स्थायी बनने लगता है। यही मानसिक आदत का निर्माण है। कृतज्ञता, अनुशासन, धैर्य और स्पष्ट ध्यान वे आधारभूत मानसिक आदतें हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति लंबी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जब आप हर छोटी उपलब्धि और जीवन की हर नेमत के लिए आभारी होते हैं, तो आपका मन शिकायत और कमी पर नहीं, बल्कि अवसर और अच्छाई पर केंद्रित होने लगता है। जब आप अनुशासन की आदत डालते हैं तो काम करने का मन न होने पर भी आप सही समय पर सही कार्य पूरा कर पाते हैं। जब आप धैर्य को मानसिक आदत बना लेते हैं तो जल्दी हार नहीं मानते और असफलता को केवल एक सीख मानकर आगे बढ़ जाते हैं। और जब आप अपने विचारों को एक ही दिशा में केंद्रित करना सीखते हैं तो जीवन में बिखराव नहीं रहता। आप तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। इन आदतों को बनाने के लिए लगातार सजगता और अभ्यास की जरूरत होती है। आप हर दिन 5 मिनट के लिए ध्यान कर सकते हैं। सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिख सकते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं। दिन की शुरुआत में अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को तय कर सकते हैं। और जब भी मन भटकने लगे तो खुद को केंद्रित करने का अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे ये छोटे छोटे कदम आपके मानसिक ढांचे को बदल देंगे और आपकी सोच का स्तर ऊंचा उठ जाएगा। याद रखिए, इंसान वही बनता है जो वह लगातार सोचता है। अगर उसकी मानसिक आदतें कमजोर और नकारात्मक हैं, तो वह हर समय चिंता और असफलता में उलझा रहेगा। लेकिन अगर उसकी मानसिक आदतें मजबूत, सकारात्मक और अनुशासित हैं, तो वह हर चुनौती को अवसर में बदल देगा। इसलिए अपनी मानसिकता को बदलने का सबसे सरल और सबसे प्रभावी तरीका यही है कि आप अपनी मानसिक आदतों पर काम करें। जीवन की सच्चाई यही है कि बाहरी परिस्थितियों पर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन हमारे दिमाग के भीतर कौन सी आदतें सक्रिय हैं, इस पर हमारा पूरा अधिकार है। अगर हम चाहें तो नकारात्मकता को धीरे धीरे मिटाकर सकारात्मकता को पक्का कर सकते हैं। यह यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन एक बार जब यह शुरू हो जाती है तो इसका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व, हमारे निर्णय और हमारी सफलता में साफ दिखाई देने लगता है। अंत में हमें यह समझना चाहिए कि मानसिक आदतों का निर्माण केवल आत्मविकास का साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन को सार्थक और संतुलित बनाने का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। जब हमारी मानसिक आदतें सही होंगी तो हम अधिक शांत, अधिक केंद्रित और अधिक सक्षम बनेंगे, और यही हमारे जीवन की दिशा और उपलब्धियों को तय करेगा। अध्याय 4, अनकॉन्शियस बिलीफ्स को पहचानना और बदलना। हमारे जीवन के अधिकांश निर्णय, व्यवहार और प्रतिक्रियाएं सीधे हमारे चेतन मन से नहीं, बल्कि अवचेतन में जमी हुई मान्यताओं से निकलती हैं। इन्हें अनकॉन्शियस बिलीफ्स या अवचेतन मान्यताएं कहा जाता है। ये मान्यताएं अक्सर बचपन में हमारे अनुभवों से, परिवार या समाज से और बार बार सुनी गई बातों से बनती है। चौंकाने वाली बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग इन मान्यताओं के बारे में सचेत रूप से जानते भी नहीं हैं। फिर भी ये हमारी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करती रहती है। पीटर हॉलिंस जैसे लेखक बताते हैं कि अगर आप अपनी सोच और अपने जीवन की दिशा को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले इन छुपी हुई मान्यताओं को पहचानना और फिर उन्हें बदलना जरूरी है। मान लीजिए, बचपन में आपने कई बार यह सुना कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है या तुम कभी बड़े काम नहीं कर पाओगे। ये वाक्य उस समय बस सामान्य शब्द लग सकते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आपके अवचेतन में जगह बना ली। और अब जब भी आप किसी बड़े अवसर के बारे में सोचते हैं तो भीतर से एक आवाज आती है कि यह तुम्हारे बस का नहीं है। यही है अनकॉन्शियस बिलीफ का असर। आप चाहकर भी जोखिम नहीं लेते, आत्मविश्वास से निर्णय नहीं कर पाते और बार बार वही सीमित जीवन जीते रहते हैं। इन मान्यताओं की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये बिना हमारे ध्यान दिए पृष्ठभूमि में सक्रिय रहती है। यही वजह है कि कई बार हमें समझ नहीं आता कि कड़ी मेहनत करने के बावजूद हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। असल में समस्या बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। इसलिए पहला कदम है इन्हें पहचानना। इन्हें पहचानने के लिए हमें अपने व्यवहार और सोच के पैटर्न को देखना होगा। जब भी आप किसी अवसर को ठुकराते हैं, जब भी आप किसी लक्ष्य की कल्पना करते ही डर जाते हैं, या जब भी आप बार बार एक ही गलती दोहराते हैं,
तो यह इशारा होता है कि भीतर कोई गहरी मान्यता काम कर रही है। एक सरल तरीका यह है कि आप खुद से सवाल पूछें, मैं ऐसा क्यों सोचता हूं? मुझे इस फैसले से डर क्यों लगता है? मेरे भीतर असुरक्षा कहां से आती है? अक्सर इन सवालों के जवाब आपको आपके पुराने अनुभवों तक ले जाते हैं। यह प्रक्रिया थोड़ी कठिन हो सकती है क्योंकि अवचेतन की परतों को खोलना आसान नहीं होता, लेकिन आत्म जागरूकता के बिना बदलाव संभव नहीं। अब सवाल है कि इन अवचेतन मान्यताओं को बदला कैसे जाए। इसका उत्तर है सचेत पुनर्लेखन, कॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग। जैसे पुरानी मान्यताएं बार बार दोहराए गए अनुभवों और विचारों से बनी थीं, वैसे ही नई मान्यताएं भी निरंतर सकारात्मक अभ्यास से बनाई जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको भीतर से लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो आप जानबूझकर रोज खुद से यह दोहराना शुरू करें, मैं सक्षम हूं, मैं लगातार प्रगति कर रहा हूं। शुरुआत में यह झूठा लग सकता है क्योंकि अवचेतन तुरंत विरोध करेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे दोहराते हैं और इसके समर्थन में छोटे छोटे कदम उठाते हैं, वैसे वैसे यह नई मान्यता भीतर जड़ें जमाने लगती है। विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन इस प्रक्रिया के दो शक्तिशाली उपकरण हैं। जब आप अपनी सफलता की स्पष्ट तस्वीर रोज अपने दिमाग में बनाते हैं और उसके अनुरूप सकारात्मक वाक्य दोहराते हैं, तो धीरे धीरे दिमाग पुरानी नकारात्मक मान्यताओं को छोड़कर नई वास्तविकता स्वीकार करने लगता है। इसी तरह जब आप खुद को ऐसे लोगों के बीच रखते हैं जो आपकी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, जब आप नए अनुभवों से खुद को चुनौती देते हैं, तो आपका अवचेतन यह समझने लगता है कि पुरानी धारणाएं अब सच नहीं है। याद रखिए, अवचेतन मान्यताएं एक दिन में नहीं बनी, इसलिए वे एक दिन में बदलेंगी भी नहीं। इसके लिए धैर्य और लगातार अभ्यास जरूरी है। लेकिन जैसे ही आप इस प्रक्रिया में डटे रहते हैं, धीरे धीरे आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है, डर कम होता है और आप खुद को उन कामों के लिए सक्षम महसूस करने लगते हैं जिनके बारे में पहले आपने कभी सोचा भी नहीं था। यही असली आजादी है, अपनी छिपी हुई मान्यताओं से मुक्त होकर वह इंसान बनना जिसकी आप में क्षमता हमेशा से थी। अंततः जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हमें बांधने वाली जंजीरें बाहर नहीं, हमारे भीतर होती हैं। अगर हम उन्हें पहचान लें और बदलना सीख लें, तो हमारे लिए कोई भी सीमा स्थायी नहीं रहती। अनकॉन्शियस बिलीफ्स को बदलना ही वह कुंजी है जिससे आप अपनी सोच, अपनी वास्तविकता और अपने पूरे भविष्य को नया रूप दे सकते हैं। अध्याय 5, डिसीजन मेकिंग में स्पष्टता। दोस्तों, अगर हम गौर करें तो हमारी पूरी जिंदगी असल में हमारे निर्णयों का ही परिणाम होती है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हम अनगिनत फैसले लेते हैं, कभी छोटे जैसे नाश्ते में क्या खाना है और कभी बड़े जैसे करियर किस दिशा में ले जाना है। यह सच है कि हर फैसला हमारी जिंदगी की दिशा बदलने की ताकत रखता है, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि वे उलझन में रहते हैं, सही गलत का फर्क नहीं कर पाते या फिर जल्दबाजी में ऐसे कदम उठा लेते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है। इस सारी दिक्कत की जड़ यही है कि हमारे विचार स्पष्ट नहीं होते। जब सोच धुंधली हो, मन डर और शक से भरा हो, तो निर्णय कभी सही नहीं हो सकता। पीटर हॉलिन्स अपनी किताब कंट्रोल योर थॉट्स, मास्टर योर माइंडसेट में बताते हैं कि डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी यानी स्पष्टता तभी आती है जब हमारा माइंडसेट शांत, केंद्रित और संतुलित हो। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति तनाव में है, लगातार डर रहा है कि अगर ये गलत हो गया तो क्या होगा, तो वह कभी भी साहसिक और सही फैसला नहीं ले पाएगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति भावनाओं में बहकर तुरंत प्रतिक्रिया दे देता है, तो उसका फैसला जल्दबाजी भरा होगा। दोनों ही स्थितियां से नुकसानदेह हैं। असली ताकत इस बात में है कि आप अपनी सोच को काबू में रखें और उसे इतना साफ करें कि निर्णय तर्क और समझदारी पर आधारित हो, न कि डर या अंधे उत्साह पर। निर्णय में स्पष्टता पाने का पहला कदम है अपने विचारों को शांत करना। जब हम लगातार ओवरथिंकिंग में रहते हैं, तो हमारा दिमाग बादल की तरह घना हो जाता है। उस धुंध में हमें सच्चाई या सही विकल्प नजर ही नहीं आता। अगर ऐसे समय में कोई बड़ा फैसला लेना पड़ जाए, तो लगभग तय है कि वह गलत होगा। इसलिए सबसे पहले हमें अपने मन को स्थिर करना सीखना चाहिए। कुछ गहरी सांसें लेना, मेडिटेशन करना या बस अपने विचारों को लिखकर कागज पर उतार देना।
इससे हमारे अंदर का बोझ हल्का हो जाता है और दिमाग स्पष्ट सोचने लगता है। दूसरा अहम पहलू है फायदे और नुकसान का निष्पक्ष विश्लेषण करना। जब हम किसी निर्णय के सामने होते हैं तो हमारी भावनाएं अक्सर हमें एक ही दिशा में धकेलती हैं। मान लीजिए आप नौकरी बदलना चाहते हैं। अगर डर आपका दिमाग कंट्रोल कर रहा है तो आपको सिर्फ असफलता के खतरे नजर आएंगे। अगर नई नौकरी अच्छी नहीं निकली तो, अगर मैं वहां टिक नहीं पाया तो। वहीं अगर केवल भावनाएं सक्रिय हैं तो आप सिर्फ उत्साह में बहकर निर्णय ले सकते हैं और बाद में पछता सकते हैं। लेकिन स्पष्ट सोच यह कहती है कि दोनों पहलुओं को ठंडे दिमाग से देखें। क्या लाभ होंगे, क्या जोखिम है और क्या यह आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों से मेल खाता है। जब आप इस तरह सोचते हैं तभी आप सही दिशा चुन पाते हैं। तीसरा कदम है अपने निर्णयों को अपने मूल्यों और लक्ष्यों से जोड़ना। क्लैरिटी का मतलब यह नहीं है कि हर बार 100% सही फैसला ही निकलेगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि फैसला आपके जीवन की बड़ी तस्वीर के अनुरूप हो। अगर आपका लक्ष्य फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है और कोई अवसर आपको ज्यादा पैसे के साथ साथ ग्रोथ भी देता है, तो संभव है कि थोड़े जोखिम उठाकर भी वह सही निर्णय हो। वहीं अगर कोई विकल्प सिर्फ टेम्परेरी कंफर्ट देता है लेकिन आपके सपनों से दूर ले जाता है, तो स्पष्ट सोच आपको बताएगी कि यह सही दिशा नहीं है। निर्णय लेने की स्पष्टता हमें एक और बड़ी समस्या से बचाती है, रिग्रेट यानी पछतावा। अक्सर लोग कहते हैं कि काश मैंने उस वक्त सही फैसला लिया होता, लेकिन पछतावे की जड़ यही है कि उन्होंने भावनाओं या डर में आकर फैसला किया था। जब आप क्लैरिटी से फैक्ट्स और वैल्यूज को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं तो भले ही आगे चलकर परिणाम वैसा ना निकले जैसा आपने चाहा था, फिर भी आपके मन में पछतावा नहीं रहेगा। आप जानेंगे कि आपने उस वक्त उपलब्ध सबसे सही जानकारी और सोच के आधार पर फैसला किया था। यही मानसिक शांति आपको मजबूत बनाती है। पीटर हॉलिंस यह भी समझाते हैं कि स्पष्ट निर्णय लेने की क्षमता अभ्यास से विकसित होती है। यह कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है। जितना ज्यादा हम खुद को अपने विचारों का मालिक बनाते हैं, उतना ही हमारे फैसले बेहतर होते जाते हैं। छोटे छोटे निर्णयों से शुरुआत की जा सकती है, जैसे रोजाना तय करना कि किस काम को प्राथमिकता देनी है, कब सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है और कब नहीं, किससे बातचीत करनी है और किससे दूरी बनाए रखनी है। जब हम छोटे स्तर पर क्लैरिटी विकसित कर लेते हैं, तब बड़े फैसलों में भी यह आदत हमारी मदद करती है। अंततः डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी का अर्थ यही है कि हम अपनी जिंदगी को रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव बनाते हैं। यानी परिस्थितियां हमें मजबूर ना करें, बल्कि हम परिस्थिति को अपने अनुसार ढालें। हर बड़ा इंसान, हर सफल व्यक्ति इसी वजह से आगे बढ़ पाया है। उन्होंने अपने निर्णयों को साफ सोच, आत्मविश्वास और उद्देश्यपूर्ण क्लैरिटी के साथ लिया। इसलिए अगली बार जब भी आपके सामने कोई अहम फैसला आए तो खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या मैं यह फैसला डर और उलझन में ले रहा हूं या स्पष्ट और संतुलित सोच से। याद रखिए, आपके निर्णय ही आपकी तकदीर है और स्पष्ट निर्णय ही आपको उस मंजिल तक ले जा सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। अध्याय 6, इमोशनल रेगुलेशन एंड माइंडसेट कंट्रोल। दोस्तों, अगर हम गहराई से सोचें तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियां बाहर की नहीं बल्कि अंदर की होती है। बाहर की परिस्थितियों से ज्यादा हमारी भावनाएं और हमारा माइंडसेट हमें रोकते या आगे बढ़ाते हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि हमारी भावनाएं असली स्टीयरिंग व्हील की तरह है। जैसे एक गाड़ी का स्टीयरिंग गलत दिशा में घुमा दिया जाए तो चाहे इंजन कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, गाड़ी सही मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। बिल्कुल वैसे ही अगर हमारी भावनाएं बेकाबू हैं तो चाहे हम कितने भी टैलेंटेड या मेहनती क्यों ना हो, हम सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा, गुस्से में इंसान वही बातें कह देता है जिनका उसे बाद में पछतावा होता है। डर की वजह से वह उन मौकों को खो देता है जिनसे उसकी जिंदगी बदल सकती थी। और खुशी के अतिरेक में कई बार वह ऐसे फैसले कर लेता है जो बाद में भारी पड़ते हैं। यानी भावनाओं का नियंत्रण न होना हमें रिएक्टिव बना देता है और रिएक्टिव इंसान हमेशा परिस्थितियों का गुलाम होता है। इमोशनल रेगुलेशन का पहला रहस्य है अपनी भावनाओं को पहचानना।
हमें यह समझना होगा कि गुस्सा आना गलत नहीं है, डर लगना गलत नहीं है, उदासी या उत्साह महसूस करना गलत नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब हम इन भावनाओं के अंधे हो जाते हैं। इसीलिए पहला कदम है उन्हें एक्सेप्ट करना। जब आप कहते हैं हाँ, मुझे इस समय गुस्सा आ रहा है, हाँ मैं डर रहा हूं, तब आप उस भावना पर रोशनी डालते हैं और रोशनी पड़ते ही अंधेरा छंटने लगता है। दूसरा रहस्य है भावनाओं को दिशा देना। भावनाएं ऊर्जा होती हैं और ऊर्जा कभी नकारात्मक या सकारात्मक नहीं होती, बस उसे किस दिशा में इस्तेमाल किया जाता है यह मायने रखता है। गुस्से को आप विनाश में लगा सकते हैं, लेकिन अगर वही गुस्सा मेहनत और संघर्ष में बदल जाए तो वही गुस्सा आपकी जीत का ईंधन बन सकता है। डर को आप रुकने की वजह बना सकते हैं, लेकिन वही डर आपको सावधानी और तैयारी करने की याद भी दिला सकता है। खुशी को आप समय बर्बाद करने में लगा सकते हैं, लेकिन उसी खुशी से आप नई शुरुआत की ताकत भी जुटा सकते हैं। माइंडसेट कंट्रोल यहीं से शुरू होता है। जब आप भावनाओं को पहचान कर सही दिशा में लगाते हैं, तब आपका माइंडसेट रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनता है। आप परिस्थितियों के शिकार नहीं रहते, बल्कि आप परिस्थितियों को नियंत्रित करने लगते हैं। मान लीजिए कोई आपकी आलोचना करता है, रिएक्टिव व्यक्ति तुरंत आहत हो जाएगा या गुस्सा कर बैठेगा, लेकिन माइंडसेट कंट्रोल वाला व्यक्ति शांत रहेगा और सोचेगा, क्या इसमें मेरे लिए सीखने लायक कुछ है? यही अंतर है हारने और जीतने वाले इंसान में। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि माइंडसेट कंट्रोल का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है। ये कोई सप्रेशन नहीं है, बल्कि हार्नेसिंग है। जैसे एक घोड़े को पूरी तरह रोकना सही तरीका नहीं है, बल्कि उसे काबू में रखकर सही दिशा में दौड़ाना जरूरी है। वैसे ही भावनाओं को चैनलाइज करना असली मास्टरी है। इमोशनल रेगुलेशन और माइंडसेट कंट्रोल आपको क्लैरिटी, पेशेंस और मैच्योरिटी देते हैं। ये आपको हर परिस्थिति में ग्राउंडेड रखते हैं। जब आपका गुस्सा, डर और उत्साह आपके मालिक नहीं बल्कि आपके नौकर बन जाते हैं, तो आप एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां आप साफ सोच सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपने लक्ष्यों की तरफ लगातार बढ़ सकते हैं। दोस्तों, असली जीत बाहर की नहीं होती। असली जीत तब होती है जब आप खुद पर जीत पाते हैं। जब आप अपनी भावनाओं और माइंडसेट को मास्टर कर लेते हैं, तो फिर कोई भी चुनौती आपके लिए बहुत बड़ी नहीं रह जाती। और यही है इमोशनल रेगुलेशन और माइंडसेट कंट्रोल का सबसे बड़ा सबक। दोस्तों, याद रखिए कि जिंदगी की सबसे बड़ी शक्ति आपके अंदर छुपी हुई है। जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और अपने माइंडसेट को सही दिशा देना सीख जाते हैं, तो आपके लिए कोई भी सपना, कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। भावनाओं को अपना मालिक मत बनने दीजिए, उन्हें अपना साथी बनाइए। तभी आप रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव इंसान बन पाएंगे और यही आपको सफलता की असली ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल मोटिवेशनल समरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक किताबों के सार लाते हैं, जो आपकी सोच बदलेंगी और आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देंगी। तो दोस्तों, अपनी भावनाओं के मालिक बनिए, अपने माइंडसेट के चालक बनिए और अपने सपनों की मंजिल तक पहुंचिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई सीख के साथ।